इंक्लूड एक्सक्लूड होगा होगा? योगेश प्लीज सर टेल। इंक्लूड होगा। सर इंक्लूड होगा इसमें तो। इंक्लूड होगा। प्रदीप ध्यान दो थोड़ा, क्योंकि परचेज मैंने डोमेस्टिक फर्म से, आगे लिखा हुआ है कि मैंने डोमेस्टिक फर्म से खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? डोमेस्टिक फर्म से। तो डोमेस्टिक फर्म से मैंने अमेरिका से कितना मंगाया, मैंने यूरोप से कितना मंगाया, मैंने चाइना से कितना मंगाया, वो तो बताया ही नहीं ना मैंने यहाँ पे। समझ रहे हो? मैंने अलग से बताया इंपोर्ट, तो आपको अलग से इंपोर्ट दिया है, तो उसे यहाँ पे डोमेस्टिक फर्म, सिर्फ इतना सा वर्ड की दिक्कत से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में आपने कितना कॉन्सेंट्रेट करा डजंट मैटर, लेकिन फोर्थ चैप्टर में अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती होगी आपसे। क्योंकि एक बार अगर ये चैप्टर आपने सही से अपने दिमाग में नहीं बिठाया ना, तो बाद में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों की। तो प्लीज ध्यान दो और समझो। नहीं आ रहा है तो फिर से पूछो मुझसे, ठीक है फरदीन? इंपोर्ट इंक्लूड्स हेयर, यहाँ पे इंपोर्ट इंक्लूड होगा। ये नोट करो फटाफट। केस 3 लिखो अब। केस 3, इंपोर्ट कॉन्सेप्ट। इंपोर्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। केस 3, अगर मान लो मैंने यहां पे लिख दिया इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन लिख दिया 100 करोड़, इंपोर्ट्स लिख दिया 10 करोड़। अब मुझे बताओ यहां पे क्या इंपोर्ट इंक्लूड होगा या नहीं होगा? आदित्य, आदित्य प्लीज लेट मी नो, क्या यहाँ पे इंपोर्ट इंक्लूड होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैन यू क्लियर? सर क्योंकि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है ना, वो मैटर नहीं करता ना, वो कहाँ इंटरमीडिएट से मंगाया। कंजप्शन को का दूसरा नाम अभी मैंने बताया था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे इंक्लूड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होगा। इंपोर्ट नॉट। ओम, ओम हाँ भैया। आप लेट आए थोड़ा, हाँ इसे फटाफट कर लो अपने अपनी कॉपीज में सब, सो दैट वी कैन गो अहेड। और नोट हो जाए तो फटाफट मुझे, आपके पास ऑप्शन होता है हैंड रेज का, या तो आप हैंड रेज कर दो या फिर मुझे एक बार अनम्यूट करके बता दो, सो दैट आगे बढ़ूं मैं, क्योंकि नोटिंग अब साथ साथ करेंगे हम। ये मत समझना कि ये वाले चैप्टर्स दोबारा कोचिंग जब स्टार्ट होंगे तो ये वाले चैप्टर्स पहले नहीं होंगे, पहले आगे के चैप्टर्स खत्म करूंगा, लास्ट में ये चैप्टर्स कराऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर्स जो जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए सही है, अब जो नहीं कर रहा उनकी प्रॉब्लम है वो। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे नहीं लग रहा कि मैं जितनी क्लास में जैसे पढ़ाता था उससे डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे जबकि। और आपको आदत डालनी पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑनलाइन क्लासेस ही होने वाली है। आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हो। हो गया सबका नोट? यस सर। ओके चलो यस भैया। आगे बढ़ते हैं। जिसका नहीं होगा मुझे रोक देना कि नहीं हुआ, मैं कराऊंगा नोट उसे, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये वाला ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था जो हमने कल केस 3 करे थे ना, ये वाला कॉन्सेप्ट था केस 3 तक हमने आज कर लिया ये केस 3, मैंने लिखवा भी दिया है, तो आप लिख लेना। अभिषेक वेलकम बैक। अभिषेक अभिषेक आवाज आ रही है? चलो अभी आ जाएगी। तो भी आ रही है। लेट कैसे हो गए? नहाने लगा था इसलिए लेट हो गया। टाइम का थोड़ा देख के, क्योंकि मैं क्लास ऑन द टाइम स्टार्ट करूंगा, ऑन द टाइम खत्म करूंगा, ठीक है? ओके भैया। चलो वन ओके मोर वे भैया। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक और तरीका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने का, जब इंपोर्ट की बारी नहीं आती, अब एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट, ये रहा देखो, एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। लाइक इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। इंपोर्ट की तरह exports are not separately included in the value of output if sales are given.
अगर सेल्स दिया हुआ है, ध्यान रखना, अगर सेल्स दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, और स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि डोमेस्टिक सेल है। इन केस ऑफ एन इकोनॉमी सेल्स इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। मतलब कि आ जाओ इस पे, फ्रेश पेज पे, मैं आपको बताता हूँ एक्सपोर्ट का मतलब है, सीधा से एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपका है ये एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट में क्या है आपका, एक्सपोर्ट में मान लो जैसे सेल्स दी हुई है, सेल्स अगर सिर्फ क्वेश्चन ने बोला है सेल्स है, सेल्स का मतलब आप मानोगे कि वो डोमेस्टिक भी है, मानोगे डोमेस्टिक भी है, साथ में क्या है वो अब्रॉड की भी है, मतलब कि दोनों है, मतलब कि एक्सपोर्ट उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। तो कभी भी ध्यान रखना, सेल्स अगर दिया हुआ है तो आपको छेड़ना ही नहीं, आपको एक्सपोर्ट देखना ही नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट लेना ही नहीं है। आप कहीं पर राइट डाउन कर लो, अगर सेल्स दिया हुआ है, सेल्स गिवन, देन एक्सपोर्ट नॉट इंक्लूड, तब आपको एक्सपोर्ट नहीं लेना। पहला पॉइंट आपका ये, लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। अगर मान लो सेल्स नहीं दिया हुआ है और स्पेसिफिकली मेंशन है, स्पेसिफिकली मेंशन है डोमेस्टिक सेल्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, अगर स्पेसिफिकली डोमेस्टिक सेल्स कह रहा है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि सेल्स जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक वाली है, तो डोमेस्टिक सेल्स अगर उसने मेंशन करा है तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट्स इंक्लूड्स हेयर, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स आपका क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो क्लास क्लियर है आप लोगों को? अभी रुक जाओ, मैं लिखने का टाइम दूंगा 2 मिनट, पहले आ जाओ इस पे। कॉन्सेप्ट यही कह रहा है आपका कॉन्सेप्ट, के से आगे नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे ऊपर सेल्स दिया हुआ है 2000, ध्यान से देखना सारे, हेयर इज सेल्स दिया हुआ है 2000, एक्सपोर्ट दिया हुआ है 400। क्वेश्चन ने नहीं बोला सेल्स डोमेस्टिक है या अब्रॉड की सेल्स है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि सेल्स है। हम क्या मानेंगे कि अब्रॉड भी है, मतलब एक्सपोर्ट भी इंक्लूड है और डोमेस्टिक भी इंक्लूड है। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इस वाले क्वेश्चन में है ही नहीं, तो चेंज इन स्टॉक हम लगाएंगे नहीं, तो सीधा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल आएगा, सेल्स की वैल्यू जितनी है, दैट मींस 2000। क्लियर है क्लास? क्लियर है? ओके यहाँ पे देखो, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है डोमेस्टिक सेल्स है 700, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा है कि वो डोमेस्टिक सेल है, अब्रॉड की सेल उसे नहीं पता, तो आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालोगे आप, सेल्स की फिगर कैसे निकालोगे, 700 प्लस 200, एक्सपोर्ट को क्या करोगे आप, प्लस करोगे। तो दोनों केस समझ आ गया आपको? अब आ जाओ हाँ भैया। अब इस वाले पेज पे आ जाओ और जो चीज मैंने लिखवाई है उसे लिख लो, फिर मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा आप और आगे बढ़ेंगे। आप फटाफट लिख के मुझे बताओ। लिख लिया सबने? यस सर। ओके ठीक है, यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे पूछूंगा उसे आंसर देना है। सेल्स दिया हुआ है 1000 करोड़, ठीक है। एक्सपोर्ट दिया हुआ है 50 करोड़। फरदीन, क्या यहाँ पे एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा? नहीं होगा भैया। एक्सपोर्ट नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि सेल्स कह रखा है वहां पे, एक्सपोर्ट नॉट इंक्लूड्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेल्स, सॉरी ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम, ये आपको सॉल्व करना है, डोमेस्टिक फर्म। $500 करोड़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करा है मैंने डोमेस्टिक फर्म से 500 करोड़। इंपोर्ट की वैल्यू है 10 करोड़, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आपका है सेल्स दिया हुआ है, सॉरी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। हाँ, इसका बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। 510 करोड़। 510 करोड़ सर। 510 करोड़, ओके ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चंस और आएंगे तो और लेता हूँ, मुझे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें मतलब क्वेश्चंस में इंक्लूड करने, तो आगे लेता हूँ मैं और क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक हो गया आपका यूनिट सेपरेटली। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझना जो अब हम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, आपने बहुत टीवियों में, न्यूज में, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा। देयर आर दी 3 सेक्टर्स, ध्यान रखना पूरे इकोनॉमिक्स में आपको चार्टेगा ये 3 पॉइंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। देयर आर दी 3 सेक्टर्स। कॉपी सबके पास खुली हुई है? कॉपी सबके पास खुली हुई है? यस भैया। मेरे साथ लिखते जाओ। प्राइमरी सेक्टर लिखो पहले, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, पहले प्राइमरी सेक्टर लिखो। मैं आपको लिखवा रहा हूं प्राइमरी सेक्टर। वन मिनट, आ जाओ, फ्रेश पेज पे आ रहा हूं मैं प्राइमरी सेक्टर लिखवाने के लिए। जो डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं वो लिखनी है आपको। पहली चीज 3 सेक्टर्स होते हैं। पहले आपको लिखना है प्राइमरी सेक्टर, साथ साथ अभी आपको याद भी करना है ये प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? इट इज द सेक्टर, इट इज द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। तो इट इज द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी मेकिंग डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। मेकिंग डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल लिखो। आपको डेफिनेशन जब लिखना होगा तो डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल होगा आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, एंड माइनिंग एक्सेट्रा। पहले लिख लो सारी डेफिनेशंस, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। सेकंड लिखो प्राइमरी सेक्टर, द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट टाइम से आपसे कोई क्वेश्चन करता है हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन एन इकोनॉमी, तो दे आर दी थ्री सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, द सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर?
इट इंक्लूड्स, ये सेकंड स्टेप होता है, आप इसे स्टेप में भी गिन सकते हो। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरीली काम होते हैं, मतलब स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है, फिर स्टेप 3 होता है। अभी बताऊंगा क्या मतलब है इन सबका। इट इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ materials food manufacturing textile manufacturing and industry industry। एग्जाम्पल लिखो इसका। एक मिनट रुकना, मैं पहले बैक पेज पे जाता हूँ फिर आता हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा ये वाली सीट। इसके आगे भी लिखना, एक मिनट। These units convert raw materials into finished goods। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसे मैनेज कर लेना। यहाँ इंडस्ट्री के बाद लिखना है these units converts raw material into finished goods। अब इसके एग्जाम्पल आपको वहां से लिखना है, तो आप यहां से लिख लो ये चीज। एग्जाम्पल मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये वाला हो गया वो सबका, तो मुझे एक बार चैट पे सारे बता दो ताकि मैं बैक पेज पे चलूँ। टर्सरी सेक्टर वहीं से लिखवाऊंगा मैं आपको। हाँ हो गया सर। हो गया, ठीक है। सबका सब बता हो गया भैया। हो गया सर। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सबका हो गया। आ जाओ इस वाली सीट पे। अब जरा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो। सुगर केन इनटू शुगर, पहला एग्जाम्पल लिखो। शुगर केन इनटू शुगर मतलब गन्ने से क्या बनाते हो, चीनी। रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन, और शुगर केन से क्या बना रहे हो, शुगर। तो पहला एग्जाम्पल शुगर केन इनटू शुगर। दूसरा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कंपनीज। तीसरा एग्जाम्पल पावर जनरेशन एक्सेट्रा। एक और चीज लिखना इसका एग्जाम्पल लिखने के बाद, एक और चीज लिखना इसके बाद। एग्जाम्पल लिख लिया सबने, टेल मी। यस भैया। लिख लिया सब, ओके। अब जरा इसके बाद एक चीज लिखना, इसे ना एक और नाम से जाना जाता है, तो मैं वो लिखवा रहा हूं यहाँ पे। सेकेंडरी सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है, तो वो लिख लेना उसके बाद। इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें बनाते हैं, सो डेट वी कैन से इट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और सेक्टर। ये लिख लो। यहां तक लिखने के बाद बताओ, फिर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया। ओके यस। ठीक है, 1 मिनट। अब देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है। आप देखते हो नेचुरल रिसोर्सेज को जब एक्सट्रैक्ट करते हो ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। मतलब कि जैसे मान लो अब जो तेल निकलता है, तेल के लिए आप क्या कुआं खोदते हो या वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें होती हैं।
भाई फाइनल गुड्स तो तब बनता है ना जब उसे जाके आप फिल्टर करते हो, दुनिया भर की चीजें करते हो। पहले तो आपको प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है? ये वो वाले सेक्टर होते हैं जहाँ पे काम क्या करा जाता है, यहाँ पे काम करा जाता है नेचर से कोई चीज को निकालना, मतलब नेचर से कोई रॉ मटेरियल को निकालना, क्योंकि हमें पता है सारी की सारी रॉ मटेरियल जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो नेचर से मिलती है। अगर नेचर ही नहीं रहेगा तो क्या हमें रॉ मटेरियल मिलेगा? आपसे अगर मैं आप खेती करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको रॉ मटेरियल मिलता है। खेती करने के लिए सीड्स चाहिए होती है, आपको सीड्स लेके आते हो आप, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जो भी चीजें आपको नेचर से मिलती है, नेचर से निकालने के बाद जो चीज आपके पास आती है, दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लाइक एग्रीकल्चर, खेती वगैरह, लाइक फिशिंग, मछली वगैरह जो पकड़ते हैं लोग, वो कहाँ से पकड़ते हैं? नेचर, पानी में, दैट इज एस्पेक्ट ऑफ नेचर ना, नेचर से आता है ना वो, तो इसलिए फिशिंग। माइनिंग का मतलब खोदना, जैसे कुछ खोदते हो, माइनिंग करते हो आप, हीरे वगैरह, सोने वगैरह, ये सारी चीजें आप माइन करके ही तो निकालते हो। तो माइनिंग भी आपका कहाँ से? नेचर से आता है। कई सालों तक जब आपका पहाड़ों के अंदर दबा रह जाता है, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, आपको पता है ना माइनिंग कैसे होती है, खदानों को खोदा जाता है ताकि उससे हमें रिसोर्सेस मिले। तो प्राइमरी सेक्टर में किसी को डाउट है गाइस? प्राइमरी क्लियर भैया? नो सर। अब एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है। देखो, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लोइट मतलब निकालता है नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, सब सॉइल एसिड्स हो गए जो मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मिंग, खेती करना, फिशिंग करना, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सारे के सारे मतलब नेचर से रिलेटेड होते हैं। इट इज प्राइमरी एज इट इज द सोर्स ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिक रॉ मटेरियल होता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए। अब आ जाओ सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स, ये वो वाले प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, याद रखना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये वो वाले प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब एक गुड से दूसरे गुड को, मतलब कि अगर मान लो आपने सोना निकाला है या आपने मछली पकड़ी है या आपने खेती करी है, तो उसे एक गुड से दूसरी गुड में कन्वर्ट करोगे आप। तो वो ये जो काम करते हैं, मतलब अगर आपने गेहूं निकाला है, गेहूं से आपने आटा बनाया, तो ये सारा काम ये कौन से सेक्टर में आते हैं? ये सारे प्रोड्यूसर्स कौन से सेक्टर में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये सारा का सारा बनाने का काम है। ठीक है, और दीज यूनिट्स कन्वर्ट रॉ मटेरियल, ये इन यूनिट्स का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को ये फिनिश गुड्स बनाते हैं। जैसे शुगर केन से शुगर बनाना, आप कह सकते हो गेहूं से आटा बनाना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बहुत सारे सीमेंट से आप क्या बनाते हो? घर बनाते हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। पावर जनरेशन का मतलब क्या होता है? जमीन खोद के आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो या फिर पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी निकालते हो, तो वो पावर को जनरेट करते हो, मतलब रॉ मटेरियल को आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हो। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है। और इसलिए इसे ये एक बात मुझे बताओ, अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो क्या सेकेंडरी सेक्टर काम कर सकती है? नो सर। नो भैया। नहीं कर सकते। इसलिए sir. आज आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, खेती जिस कंट्री में खेती नहीं होती होगी वो कंट्री सस्टेन ही नहीं कर सकता, वो कंट्री जिंदा ही नहीं रह सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जिस कंट्री में नहीं होगा वहां पे सेकेंडरी सेक्टर होने का मतलब ही नहीं बनता है। समझ रहे हो? और हमारा जो इकोनॉमी डिपेंड है वो इन्हीं तीन सेक्टर पे डिपेंड होता है। अब आपकी बारी है टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर जो होता है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर। जो आज की डेट में अभी अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अभी सारी की सारी चीजें ये ठप पड़ी हुई है। टर्सरी सेक्टर पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है। हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, सबसे ज्यादा। इंडिया में अगर मैं बताऊं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर के बाद होता है सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है टर्सरी सेक्टर का। ठीक है, जीडीपी में, नेशनल इनकम में। आगे देखो, टर्सरी सेक्टर की डेफिनेशन लिखो, यहीं से लिखना है आपको ये। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। ध्यान रखना, ये गुड्स नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ सर्विसेज देते हैं, प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। इट इंक्लूड्स
प्रोडक्शन यूनिट्स engaged in producing services, क्या देते हैं ये सिर्फ सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज प्रोड्यूस करा जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, बस गाड़ी व्हीकल जितनी भी होती है, एजुकेशन ये आपका क्या है टर्सरी सेक्टर है, जितनी भी सर्विस वाली चीजें जितनी भी है वो सारी आपके क्या है टर्सरी सेक्टर है। फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट ही मान लो आप, दिस सेक्टर फाइंड्स थर्ड प्लेस बिकॉज इट्स ग्रोथ इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसका ग्रोथ तभी हो सकता है जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होंगे। तो इसलिए आप इसका डेफिनेशन आपको यहां से लेके और यहां तक कॉपी करना है, एक्सेट्रा तक कॉपी करो और मुझे बताओ सो दैट हम आगे बढ़े। टर्सरी सेक्टर लिख लो और फिर मुझे बताओ। हो गया भैया। ओके, और बाकी बच्चों का हो गया भी। हो गया ओके ठीक है, ओके ऑलमोस्ट सबका हो गया। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता है स्टेप्स क्या होते हैं वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के। दीज आर दी स्टेप्स, आपको मैंने बताया था वैल्यू एडेड से जो आप निकालते हो वो किसी एक एंटिटी का था, याद होगा आपको लास्ट एग्जांपल सुमित एंटिटी का एग्जांपल लिया था हमने, और दूसरी एंटिटी का तीन एंटिटी का मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि तीनों एंटिटी जितना प्रोड्यूस कर रही है उन सबके सम टोटल को हम क्या कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा इसका फॉर्मूला। इसे इरेज कर सकता हूं मैं, सिग्मा भाई सिग्मा चलो मैं ऐसे बना देता हूं, GVAMP इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा का मतलब सम टोटल, जितना ग्रॉस वैल्यू ऐड करा गया है। मान लो एक इंडस्ट्री है ए नाम की, तो ए ने भी कुछ वैल्यू ऐड करा होगा। मान लिया कोई पर्टिकुलर एक ब्रेड मान लेते हैं, एक ब्रेड कमोडिटी है। ब्रेड का शुरू से कैसे कैसे होता है, ब्रेड पहले सबसे पहले आटा मतलब उस पर प्राइमरी सेक्टर कुछ बनाता होगा, ऐसे ही तो चलेगा प्रोसेस में। पहले प्राइमरी सेक्टर खेती करके निकालता होगा आटे को, मतलब उसे खेती करके गेहूं निकालता होगा, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता होगा। तो वहां पे मान लो एक ए इंडस्ट्री ए लिमिटेड है, तो ए लिमिटेड ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया वहां पे प्राइमरी सेक्टर में। तो उसके बाद ए लिमिटेड जितना वैल्यू ऐड करा होगा उसमें प्लस करेंगे बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड का मतलब अब जो मैन्युफैक्चर करेगा, मतलब अब जो आटे से क्या बनाएगा, ब्रेड बनाएगा, तो बी लिमिटेड भी उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेगा, तो उसे भी उसमें प्लस करेंगे। फिर उसके बाद सर्विसेज देगा, घर घर ब्रेड पहुंचाएगा कौन, तो वो भी पहुंचाएगा। मान लो सी लिमिटेड अगर घर घर पहुंचा रहा है तो वो भी कुछ वैल्यू ऐड करेगा। तो ऐसे वैल्यू ऐड करके इन सब का टोटल करके हम कहाँ पहुंचते हैं, GVAMP पे पहुंचते हैं, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर्मूला से इस तरीके से निकलता है। 3 फॉर्मूला बताए थे मैंने नेशनल इनकम निकालने के। पहला था ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा फॉर्मूला था इनकम मेथड, तीसरा फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये पहला मेथड होता है जब आपका नेशनल इनकम निकाला जाता है। ठीक है, जीवी सारे के सारे ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर देते हैं तो आपका जीवी मतलब नेशनल इनकम निकल के आ जाता है। अब चलते हैं स्टेप देखते हैं इसके। क्लास पहले एक और चीज आपसे पहले बोल देता हूं मैं, फीस के लिए मैंने आप सबको बोला था यार हमें ना 1-2 दिन में रेंट पे करना है उसका, तो प्लीज एज सून एज पॉसिबल आपसे जितनी जल्दी हो पाए उतनी, मतलब पूरा भी नहीं, जितना हो पाए फिलहाल उतना पे कर दो। गूगल पे, फोन पे या व्हाटएवर जो भी आपके पास जिस मोड से आप कर सकते हो कर दोगे क्लास। हेलो, कुछ बच्चों की आ चुकी है पेमेंट, कुछ बच्चों की रह रही है, जिनकी रह रही है प्लीज 1-2 दिन में आप करवा दीजिए सो डैट। और फिर से क्लास ज्वाइन करिए
हमारा ना ये वाला टाइम ठीक है भैया। ओके भैया। एक बार क्लास रीजॉइन करो, ठीक है? क्लास फिर से रीजॉइन करना है, अभी कोई किसी को जाना नहीं है।